So, hello Afnan, once again a very good morning to you. वेलकम टू आवर सोशल साइंस क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स। और एक चैप्टर है और एक ही चैप्टर अपने एनुअल एग्जाम में आने वाला है। तो इसका फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था कल। अनफॉर्चुनेटली लाइट की वजह से अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो जो हम लोग का टारगेट था कि इस हफ्ते हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जहां तक लग रहा है कि मंडे को क्लास हम लोग को लेनी पड़ेगी जिससे अपना चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर पाए। तो एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, 3 केसेस देखे कि अगर राइट्स हमारे लाइफ में नहीं होगी तो हमें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हमारी लाइफ किस तरीके की हो जाएगी अगर हमारे लाइफ में अधिकार नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल देखा था। एक गुआंटानामो बे, वहां प्रिजन का हम लोगों ने केस देखा, फिर सऊदी अरेबिया का केस देखा, और फिर एथनिक मैस्केयर इन कोसोवो नाम का एक एग्जाम्पल था। तो वहां पर इन तीनों एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि राइट्स का होना कितना जरूरी है। राइट्स के बिना सब कुछ बेकार सा लगता है, ठीक है। आज इसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ सबसे पहले और देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोगों को आज क्या क्या चीजें कवर करनी रहेंगी। ये है अपना चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स। इसमें लाइफ विदाउट राइट्स ये वाला हम लोगों ने तीनों टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा फोकस क्या रहेगा, राइट्स इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में। डेमोक्रेसी मीन्स होता है लोकतंत्र में, लोकतंत्र में अधिकार। और उसमें 2 टॉपिक रहेंगे, व्हाट आर राइट्स, हम लोग राइट्स अधिकार की डेफिनेशन देखेंगे। व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतांत्रिक राज्य में राइट्स होना क्यों जरूरी है, अधिकार होना क्यों जरूरी है। तो मेन फोकस रहेगा ये 2 टॉपिक, सब टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कौन कौन से राइट्स हैं। तो मेनली 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला वाला आज इस वीडियो में देखेंगे, राइट टू इक्वालिटी। तो मेनली मोटा मोटा देखा जाए तो आज हमें 3 टॉपिक कवर करने हैं, व्हाट आर राइट्स, व्हाई डू वी नीड राइट इन अ डेमोक्रेसी, और तीसरा रहेगा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो फुल कंसंट्रेट हो जाइए अगले आधे घंटे के लिए, जिससे सब कुछ अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके। आते हैं राइट्स इन आ डेमोक्रेसी। Think of all the examples that we have discussed so far. Think of the victims in each example. The prisoners in Guantanamo Bay, women in Saudi Arabia, Albanians in Kosovo. If you were in their position, what would you have wished? If you could, what would you do to ensure that such things do not happen to anyone? कह रहे हैं जो 3 एग्जाम्पल्स हम लोग देखे हैं, गुआंटानामो बे के जो प्रिजनर्स हैं, सऊदी अरेबिया की जो एक महिला है, और तीसरा कोसावो में जो अल्बानियन ग्रुप है, यदि उस जगह पर हम और आप होते तो हमें कैसा फील होता, या कैसा फील होता सोच करके देख लो कि कितना बेकार लगता, ठीक है। सबसे पहले गुआंटानामो बे की प्रिजन में यदि बंद कर दिया जाए, हमारी कोई गलती नहीं है और हमें बंद कर दिया गया है, टेररिस्ट अटैक अलकायदा ने किया, ओसामा बिन लादेन की अध्यक्षता में अटैक हुआ, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमको ऐसे ही बंद कर दिया गया, ठीक है। हमारा दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन बंद कर दिया गया गुआंटानामो बे के प्रिजन में। तो फील अच्छा नहीं होगा, बैड फील होगा। दूसरा, यदि सऊदी अरेबिया की वुमेन है, वहां पर कोई राइट्स नहीं है, ठीक है, सऊदी अरेबिया की वुमेन को कोई बहुत ज्यादा राइट्स नहीं है, तो तब भी मतलब इक्वालिटी फील नहीं होगी, लगेगा कि यहां पर बॉयज को ज्यादा स्वतंत्रता दी जाती है, हमें कम दी जाती है। कोसावो में अल्बानियन जो ग्रुप है, अल्बानियन सर्ब्स, जो सर्ब वहां के मेजॉरिटी ग्रुप है, वो इन पर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो अच्छा फील नहीं होगा। दूसरा चीज हमें यह करना है कि हम ऐसे क्या क्या चीजें वहां पे इंप्रूव कर सकते हैं,
ऐसे कौन सी चीजें वहां पर हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे आगे ऐसा कुछ इन तीनों जगह पर ना हो। यू वुड परहैप्स, अब क्या हम डिजायर करेंगे? यू वुड हैव परहैप्स डिजायर अ सिस्टम वेयर सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड फेयर प्ले आर एश्योर्ड टू एवरीवन। हम क्या चाहेंगे? हम ये डिजायर रखेंगे, ये इच्छा रखेंगे कि वहां पर सभी की सिक्योरिटी की एश्योरेंस हो, डिग्निटी की एश्योरेंस हो, फेयर प्ले की एश्योरेंस हो सभी के लिए। सिक्योरिटी मतलब तो जानते हो कि आप सुरक्षित रहें, डिग्निटी मतलब आपकी इज्जत रहे, आपका सम्मान किया जाए, फेयर प्ले रहे कि जो भी चीजें हों फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हों, एक एक मतलब सबको एक आंख से देखा जाए, ये नहीं कि मेजॉरिटी ग्रुप है माइनॉरिटी ग्रुप है, इस तरीके से ना देखा जाए, फेयर प्ले रहे, सभी को समान भाव से देखा जाए, समान अधिकार सबके पास रहे, यही चीज डिजायर करोगे। You might want, for example, that no one should be arrested without proper reason and information. And if someone is arrested, he or she should have a fair chance to defend themselves. You might agree, ठीक है, यहां तक देखते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर बात करो ग्वांटानामो बे की प्रिजन की, तो वहां पर तुम ये डिजायर करोगे कि अगर मान लीजिए, अगर क्या, पहली बात तो ये आप मानेंगे कि बिना किसी रीजन के किसी को गिरफ्तार न किया जाए, एक प्रॉपर वारंट हो, प्रॉपर रीजन हो किसी को गिरफ्तार करने का, किसी को अरेस्ट करने का, उसके खिलाफ सबूत होने चाहिए। और दूसरा, मान लीजिए अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसे प्रॉपर टाइम देना चाहिए, प्रॉपर चांस देना चाहिए कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, अपने पक्ष में दलीलें दे सके, ठीक है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए, ये आप विश करेंगे। यू माइट एग्री दैट सच एश्योरेंस कैन नॉट अप्लाई टू एवरीथिंग, वन हैज टू बी रीजनेबल इन व्हाट वन एक्सपेक्ट्स एंड डिमांड्स ऑफ एवरीवन एल्स, फॉर वन हैज टू ग्रांट द सेम टू एवरीवन, but you might insist that the assurance does not remain on paper, that there is someone to enforce these assurances, that those who violates these are punished, ठीक है। और ये जो एश्योरेंस है, ये जो एश्योरेंस की हम मांग कर रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी, डिग्निटी और फेयर प्ले का एक एश्योरेंस रहे सभी के लिए। यदि गिरफ्तार होना है किसी को तो उसके खिलाफ प्रॉपर वारंट होना चाहिए, प्रॉपर सबूत होना चाहिए, और यदि वो गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको अपने पक्ष में अपने आप को डिफेंड करने का उसको प्रॉपर चांस देना चाहिए, ठीक है। तो ये हम डिजायर करते हैं, और इस डिजायर को सिर्फ पेपर तक ही शामिल नहीं रखना है, डज नॉट रिमेन ऑन पेपर, ये पेपर पे सिर्फ नहीं रह जाना है, ठीक है, कि हम बस चाह रहे हैं। ये इसके लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो इन एश्योरेंस को क्या करे, इस एश्योरेंस को इन्फोर्स करे, एश्योरेंस को पब्लिक करे, सबके लिए अप्लाई करे, और जो इसको नहीं मानता है, जो इसको वायलेट करता है, उसको प्रॉपरली पनिश भी करे। In other words, you might want a system where at least a minimum is guaranteed to everyone, powerful or weak, rich or poor, majority or minority. This is the spirit behind thinking about rights. और हम ये भी चाहेंगे कि एक गारंटी रहे, कुछ गारंटी रहे सभी के लिए, वो भले ही, गारंटी कहने का मतलब है कि आपके एश्योरेंस की, आपके सिक्योरिटी की, आपकी डिग्निटी की, आपके फेयर प्ले की हम गारंटी रखते हैं, ऐसे एक मिनिमम गारंटी होनी चाहिए। वो भले पुअर रहे, भले वो रिच रहे, भले ही वो पावरफुल हो, वीक हो, मेजॉरिटी हो, माइनॉरिटी हो, सबके लिए एक मिनिमम गारंटी होनी चाहिए कि वो अपने गवर्नमेंट पर, अपने देश पर भरोसा रख सके कि हाँ मेरी भी बात सुनी जाएगी, ठीक है। दिस इज द स्पिरिट बिहाइंड थिंकिंग अबाउट राइट्स। अधिकार के पीछे यही स्पिरिट रहती है कि हम सिक्योरिटी, डिग्निटी और फेयर प्ले का ध्यान रखें। अब आती है डेफिनेशन की, व्हाट आर राइट्स, राइट्स क्या है, राइट्स की डेफिनेशन। तो प्रॉपर डेफिनेशन यहीं पे दी गई है, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। मतलब कि राइट क्या होता है, किसी पर्सन का क्लेम होता है,
किसी पर्सन का क्लेम होता है और किस किस पर वो क्लेम कर सकता है, तो फेलो बींग्स पर, कुछ ऑब्जेक्ट पर वो अपने क्लेम कर सकता है, सोसाइटी पर क्लेम कर सकता है, गवर्नमेंट पे क्लेम कर सकता है। तो यही होता है राइट्स। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर फेलो बींग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। फेलो बींग्स, सोसाइटी और गवर्नमेंट पर क्लेम करना, किसी पर्सन का क्लेम ही उसका क्या है, राइट है। ऑल ऑफ अस want to live happily without fear and without being subjected to degraded treatment. For this, we expect others to behave in such a way that does not harm us or hurt us. ठीक है, ये कह रहे हैं कि राइट की बात हमने किया। राइट्स क्या है, तो राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन। क्लेम किसका होता है, पर्सन का, किस पे, फेलो बींग्स पर, ओवर फेलो बींग्स मतलब आसपास की कुछ चीजों पर, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। ठीक है, ये होता है राइट्स। ये हमारे होते हैं पर्सन की, किसी भी विशेष पर्सन के क्लेम्स। ठीक है, और हम सभी लोग क्या करते हैं, हैप्पीली जीना चाहते हैं, कोई भी डर ना रहे, कोई भी हमारे साथ मिसबिहेव ना करे, ये सब हम लोग चाहते हैं। और यही चीज एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से कि वो भी जैसा हम चाहते हैं वैसा वो भी एक्सपेक्ट करे, ना हम उसे हार्म करें ना वो हमें हार्म करे। ऐसा नहीं कि हम राइट्स, ये बोल दिया गया क्लेम है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लेम कर सकते हो, किसी सोसाइटी पर, किसी भी गवर्नमेंट पर, लेकिन और भी लोग हैं इस देश में, वो भी क्लेम करेंगे। तो ऐसा ना हो कि आपका क्लेम और उनका क्लेम क्या कर दे, टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दे और एक दूसरे को हर्ट कर बैठे। ठीक है, तो जो आपका क्लेम होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राइट्स की बात हुई तो आपको पूरा का पूरा देश चाहिए और आपको पूरी तरीके से विध्वंसक प्रवृत्ति वाले होना है। ठीक है, कि सब कुछ तहस नहस करना है, दूसरे के घर को अपना घर समझ करके उसको परेशान कर देना है, यह राइट नहीं है। इक्वली आवर एक्शंस शुड नॉट ऑल्सो हार्म और हर्ट अदर्स। So a right is possible when you make a claim that is equally possible for others. तो उस राइट हम उसी क्लेम को रीजनेबल माना जाएगा जो क्लेम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। जो क्लेम, बहुत ध्यान समझो, राइट्स को बहुत अच्छे से समझो। आप उसी चीज का क्लेम कर सकते हैं जिससे सामने वाले को कोई नुकसान ना हो और वो भी उसका भी इक्वली चांस हो उस चीज को पाने का। ठीक है, यू कैन नॉट हैव अ राइट दैट हार्म्स और हर्ट अदर्स। यू कैन नॉट हैव अ राइट टू प्ले अ गेम इन सच अ वे दैट इट ब्रेक्स द नेबर्स विंडो। कह रहे हैं आपको ऐसा कोई भी गेम नहीं खेलना है। ठीक है, आप कहेंगे हमारा देश आजाद है, हम कोई भी गेम खेल सकते हैं। ठीक है, तो गेम खेलिए, बिल्कुल खेलिए, लेकिन यदि नेबर्स की विंडो जो होती है वो आप तोड़ देते हैं, कहोगे गलती से नहीं टूटी है तो उसका आपको हर्जाना दे दीजिए, जितने की वो उसका कॉस्ट है वो आप दे दीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन आप कहेंगे नहीं हमारी राइट है, हम खेले, टूट गया तो टूट गया, तो ये गलत है, फिर ये राइट में नहीं आएगा, ये पनिशेबल रहेगा। द सर्ब्स इन यूगोस्लाविया कुड नॉट हैव क्लेम्ड द होल कंट्री फॉर देमसेल्व्स। द क्लेम्स वी मेक शुड बी रीजनेबल। तो जैसे सर्ब जो थे, सर्ब वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, तो यूगोस्लाविया की जो सर्ब्स कम्युनिटी थी ये क्या क्लेम कर रही थी कि पूरी की पूरी कंट्री हमारी है, पूरी की पूरी कंट्री क्या है, सर्बियन है। तो ये गलत था। ठीक है, द क्लेम्स वी मेक शुड बी रीजनेबल। जो भी क्लेम हम करें वो रीजनेबल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। दे शुड बी सच दैट कैन बी मेड अवेलेबल टू अदर्स इन एन इक्वल मेजर। और ऐसा क्लेम होना चाहिए कि वो सभी के लिए प्रेजेंट हो, सभी के लिए इक्वल चांस हो उसको पाने का। Thus a right comes with an obligation to respect other rights. तो राइट हमारे अधिकार जो होते हैं उसके साथ ही साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि फुल आपको आजादी दी गई कुछ भी करने की। ठीक है, अधिकार के साथ साथ कुछ आपको ऑब्लिगेशंस भी आते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि ये चीजें आपको नहीं करनी है। जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग इट डज नॉट बिकम आवर राइट, इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी वी लिव इन। कह रहे हैं कुछ भी आप क्लेम कर दें वो तुरंत की तुरंत राइट में कन्वर्ट नहीं हो जाती।
ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम सड़क से जा रहे हैं और एक हमें कार दिखाई देती है और हमने क्लेम कर दिया कि ये कार हमारी है, क्या तुम्हारी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी ना। ठीक है, तो वही बात है कि क्लेम हमने कर दिया, वो राइट तुरंत नहीं बन जाता है। वो राइट तब बनेगा जब सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज कर देगी, जब आसपास के रहने वाले लोग कह देंगे हाँ हाँ सही कह रहा है, ये इसी की कार है, तब वो आपकी राइट हो गई, फिर वो आपका प्रॉपर्टी हो गई। राइट एक्वायर मीनिंग ओनली इन सोसाइटी। राइट्स को मीनिंग तभी मिलती है, राइट अर्थपूर्ण तभी हो जाती है जब उसको सोसाइटी क्या करती है, एश्योरेंस दे देती है, सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है। एवरी सोसाइटी मेक सर्टेन रूल्स टू रेगुलेट आवर कंडक्ट। दे टेल अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। What is recognized by the society as rightful becomes the basis of rights। तो कह रहे हैं कि हर सोसाइटी के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हर सोसाइटी के, ठीक है, और उसके हिसाब से वो सोसाइटी क्या करती है, रन करती है। सोसाइटी बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। तो हमारे क्लेम जो होते हैं वो राइट्स तभी बनते हैं जब सोसाइटी क्या करती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, सोसाइटी उसको मीनिंग देती है। That is why the notion of rights changes from time to time and society to society। तो कह रहे हैं, बात यहां भी ये कह रहे हैं कि राइट्स जो होता है वो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट हो गया है, ठीक है। राइट्स जो है, जो अधिकार हैं, वो परमानेंट नहीं है, वो समय के साथ, स्थान के साथ, जैसे आप प्लेस टू प्लेस घूमना शुरू करेंगे, इधर से उधर जाना शुरू करेंगे, जो सोसाइटी के राइट्स हैं, जो सोसाइटी के वैल्यूज हैं, वो चेंज होते रहेंगे। तो वहां पर राइट्स की अलग अलग डेफिनेशन होगी, टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, 200 years ago anyone who said the woman should have right to vote would have sounded strange। सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं कि 200 साल पहले यदि कोई बात करता था कि औरतों को भी वोट देने का, चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए, तो ये बहुत ही स्ट्रेंज साउंड करता था, बहुत ही मतलब कि अपरिचित जैसा लगता था कि अरे यार ये क्या बोल रहे हो, ये तो बहुत गलत बोल रहे हो, औरतों को कहां वोट देने का अधिकार होना चाहिए 200 साल पहले। लेकिन अब टुडे नॉट ग्रांटिंग देम वोट इन सऊदी अरेबिया अपीयर्स स्ट्रेंज। लेकिन आज यदि हम उनको वोट देने से मना करते हैं वुमेन को, तब ये चीज बेकार लगता है। तो देख रहे हो, 200 साल पहले राइट की अलग डेफिनेशन तय किया था वहां की सोसाइटी ने, और अब के समय में अलग डेफिनेशन तय कर रहे हैं सोसाइटी। तो सोसाइटी ही है जो किसी क्लेम को राइट में कन्वर्ट करती है, किसी क्लेम को रिकॉग्नाइज करके राइट बना देती है। तो समझ रहे हो क्लेम कब राइट बन जाता है। आगे, When the socially recognized claims are written, अब बात आगे बढ़ गई। क्लेम को सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किया, उसको मीनिंग दी, वो राइट बन गया, ठीक है, वो क्या बन गया, अधिकार बन गया। अब आगे काम, When the socially recognized claim are written into law, they acquire real force। और उसी को क्या कर दिए, रिटन फॉर्म में कर दिए, उसी को रिटन फॉर्म में कर दिए, और उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फोर्स मिला दिया। तो अब बात बन गई, अब वो एक लॉ बन जाएगा। अदरवाइज दे रिमेन्स मेयरली एज नेचुरल और मोरल राइट्स, ठीक है। उसके पहले, ठीक है, विदाउट इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, जब तक कि उसको लिख करके इन्फोर्स नहीं किया गया, उसके पहले वो सिर्फ एक मोरल राइट्स थी, लोगों के नैतिक अधिकार थे। कुछ लोग मान रहे थे, कुछ लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन जब वो रिटन फॉर्म में आया और उसको इन्फोर्स कर दिया गया, तो अब भाई साहब वो लॉ बन गया। अब उसको आपको मानना ही पड़ेगा, वो आपके मौलिक अधिकार हो ही गए। और यदि आप नहीं उसको मतलब उसका वो करते हैं, उसको मानने से मना करते हैं, या किसी के राइट्स को आप किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या है, पनिशेबल हैं। द प्रिजनर्स इन ग्वांटानामो बे हैड अ मोरल क्लेम नॉट टू बी टॉर्चर्ड और ह्यूमिलिएटेड, बट दे कुड नॉट गो टू एनीवन टू एनफोर्स दिस क्लेम। अब जो ग्वांटानामो बे में प्रिजनर्स बंधे हुए थे, प्रिजनर्स प्रिजन में रखे हुए थे, वो मोरल क्लेम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, मोरल क्लेम कर रहे थे। कोई वहां पर लॉ नहीं बनाया गया था कि उनको टॉर्चर और ह्यूमिलिएट ना किया जाए, ठीक है। When law recognized some claims, they became enforceable।
we can then demand their application। और यही जब मोरल क्लेम रिटन फॉर्म में आ जाता है, लॉ बन जाता है, तब हम गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं उसके एप्लीकेशन की कि भाई साहब ये तो लॉ में लिखा हुआ है कि हमें ह्यूमिलिएट नहीं किया जाएगा, तो यहां पर क्यों हमें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, हमें अपना पक्ष रखने का चांस क्यों नहीं दिया जा रहा है, तब हम बात कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर वो रिटन फॉर्म में नहीं है तो सिर्फ हम मोरल क्लेम कर सकते हैं, उससे हम दया याचना ही कर सकते हैं, भाई साहब हमें छोड़ दो, ये बहुत गलत काम कर रहे हो। When fellow citizens or the government do not respect these rights, we call it violation or infringement of our rights। और यदि वहां के सिटीजन्स या फिर गवर्नमेंट इन राइट्स का रिस्पेक्ट नहीं करती है, इन राइट्स को मानने से मना करती है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, हमारे राइट्स को छीना जा रहा है। इन सच सर्कमस्टांसेस सिटीजन्स कैन अप्रोच कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। और इस ऐसी कंडीशन में सिटीजन्स क्या हैं, वो कोर्ट्स जा सकते हैं और वहां के गवर्नमेंट की शिकायत कर सकते हैं कि भाई साहब यहां पर हमारे गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे अधिकारों को छीन रही है। सो इफ वी वांट टू कॉल एनी क्लेम अ राइट, यदि हम यहां पे अब देखो, यदि हम किसी क्लेम को राइट कह रहे हैं, इट हैज टू हैव 3 क्वालिटीज, उसके पास 3 क्वालिटी होनी चाहिए। पहला, राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स, पहली क्वालिटी है कि रीजनेबल क्लेम्स होना चाहिए पर्सन का। दूसरा, रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, उस क्लेम को सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे, उसको मीनिंग दे। और तीसरा है सैंक्शनड बाय लॉ, लॉ उसको सैंक्शन करे, लॉ उसको माने, रिटन फॉर्म में लिखे। तो 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, रीजनेबल क्लेम होना चाहिए पर्सन का, ऐसा नहीं कि हम दूसरे का घर भी कब्जा कर लेंगे, हमारी ऐसी चाहत है, तो ये रीजनेबल क्लेम नहीं है। ठीक है, तो पहला रीजनेबल क्लेम होना चाहिए। दूसरा, सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करे, सोसाइटी उसको वैल्यू दे, सोसाइटी उसको मीनिंग दे, सोसाइटी कहे हाँ भाई साहब ये जो कह रहा है वो सही है। तीसरा, लॉ उसको सैंक्शन करे, लॉ उसको रिटन फॉर्म में लिखे, इन्फोर्स कराए। तो ये 3 क्वालिटीज अगर हो जाती है तो क्लेम जो होता है वो राइट में चेंज हो जाता है। Why do we need rights in a democracy? आज का दूसरा सब टॉपिक कि हमें डेमोक्रेसी में राइट्स की क्यों जरूरत है। लोकतांत्रिक राज्य में अधिकारों की क्या आवश्यकता है। आगे, राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेरी सस्टेनेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी। कह रहे डेमोक्रेसी किसी भी देश में चलती रहे उसके लिए अधिकार का होना बहुत ही जरूरी है। In a democracy, every citizen has to have the right to vote and the right to be elected to government। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पर्सन के पास 2 अधिकार तो होने ही चाहिए। पहला है राइट टू वोट, चुनाव करने का अधिकार, और दूसरा है गवर्नमेंट बनाने का अधिकार कि आप भी चुने जाने चाहिए, आप भी प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़े हो सकें, आप भी किसी पद के लिए प्रधान जो मतलब गांव में प्रधान होते हैं और शहरों में सभासद वगैरह होते हैं, मेयर वगैरह होते हैं, तो इसके चुनाव में आप खड़े हो सकें, ये आपको अधिकार है। तो 2 अधिकार होना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही आवश्यक है। पहला कि आपको वोट करने का अधिकार हो, किसी को चुनने का अधिकार हो, और दूसरा अधिकार ये हो कि आप किसी इलेक्शन में खुद प्रत्याशी बन के खड़े हो सकें। For democratic elections to take place, it is necessary that citizens should have the right to express their opinion, form political parties and take part in political activities। तो जितने भी सिटीजन्स हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, उनके पास ये राइट होना बहुत ही आवश्यक है कि वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकें। क्या चाहते हैं वो, गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, जो नई गवर्नमेंट आए उससे क्या चाहते हैं, क्या डिजायर है, तो वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाएं, पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म कर पाएं, और तीसरा वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, जो पार्टियों की एक्टिविटीज अलग अलग टाइप की होती है, वो करना, रैलियां करना, जन संबोधन करना, तो ये सब जो भी काम है ये करने का अधिकार है। तो हम कहेंगे यस, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। Rights also perform a very special role in a democracy. Rights protect minorities from the operation of majority। तो राइट्स क्या करती, अधिकार क्या करते हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज को बचाते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि किसी कंट्री में मेजॉरिटी, जैसे ये अल्बानियन और सर्ब वाला हम देखे कि जो सर्ब्स थे वो मेजॉरिटी में थे, तो अल्बानियन क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वहीं पर राइट्स हो, सभी को
समान अधिकार हों, तब वहां पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। मेजॉरिटी माइनॉरिटी को परेशान नहीं करेगी। They ensure that the majority cannot do whatever it likes. Rights are guarantees which can be used when things go wrong. तो राइट्स क्या करती है? राइट्स हमको एश्योरेंस देती है कि कोई भी मेजॉरिटी वाला माइनॉरिटी को परेशान नहीं कर सकेगा। राइट्स हमें गारंटी देती है कि अगर कोई चीज गलत रास्ते पे जा रही है तो उसको हम सुधार कर सकें, कोर्ट्स में जा सकें और वहां पर अपने पक्ष में बातें रख सकें। थिंग्स में गो रॉन्ग व्हेन सम सिटीजंस में विश टू टेक अवे द राइट्स ऑफ अदर। चीजें कब बिगड़ती हैं? चीजें कब बिगड़ती हैं? जब भाई साहब हमें आजादी तो मिल ही गई है, तो आजादी में अक्सर क्या देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, उपद्रव करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि आजादी मिली है तो अपने डेवलपमेंट पर ध्यान दे, देश के डेवलपमेंट में ध्यान दे, सभी सोसाइटी सभी कम्युनिटी के डेवलपमेंट में ध्यान दे। उनका ध्यान क्या रहता है कि हम दूसरों को परेशान करें, जो हमारे जैसे नहीं हैं, जो दूसरे कम्युनिटी के रहने वाले लोग हैं उनको परेशान करें, उनके राइट्स को छीनने की कोशिश करें। तब क्या होता है, तब दिक्कत होना शुरू होती है, तब राइट्स को रॉन्ग डायरेक्शन में मोड़ दिया जाता है, तब लोगों के राइट भी कंटेमिनेट होती है और उस देश में डेवलपमेंट जो होता है वो स्टैग्नेट होता है, स्थिर हो जाता है। दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन दोज इन मेजॉरिटी वांट टू डोमिनेट दोज इन माइनॉरिटी। जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी पर डोमिनेशन करने की कोशिश करता है, ये चाह रखता है कि इसको हम और दबाएं, इसको हम खत्म कर दें, तब ये दिक्कत आती है। द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट इन सच अ सिचुएशन, बट समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट्स मे नॉट प्रोटेक्ट और मे इवन अटैक द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन्स. That is why some rights need to be placed higher than the government so that the government cannot violate them. कह रहे हैं कि मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी को परेशान करते हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे हम लोग सर्ब और अल्बानिया वाले में देखें कि सर्ब्स का जो इलेक्टेड पर्सन था, माइलोसेविक क्या नाम था उसका, तो वो खुद अल्बानियन ग्रुप्स को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, उन्हें हर्ट कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो खुद माइनॉरिटी का शोषण करना शुरू कर देती है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जो गवर्नमेंट के भी ऊपर हों, जो गवर्नमेंट के भी ऊपर हों। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में सारे राइट्स मेंशन करे जाते हैं कि सरकार कोई भी बनेगी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी कोई भी बनेगी, लेकिन वो सबका ध्यान रखेगी। और यदि नहीं रखती तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अलग अलग कोर्ट बनाए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं, गवर्नमेंट से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं। इनका कहना मानना न मानना उन कोर्ट्स के ऊपर रहता है। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन आर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि सिटीजन्स की राइट्स क्या क्या होंगी, ठीक है। तो जिससे उससे क्या होता है कि जो भी विक्टिम्स रहता है, जो भी परेशान वाला व्यक्ति रहता है, जो परेशानी झेल रहा है, वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को कोट करता है कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है देखो, और तुम हमें क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से बात होती है। अब आते हैं अपने लास्ट सब टॉपिक, राइट्स टू इक्वालिटी। इसके पहले थोड़ा सा यहां पे उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स मेंशन किए गए हैं, जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस भी होनी चाहिए। और कभी हमारे साथ कुछ गलत हो तो इन राइट्स का इस्तेमाल करके हम कोर्ट जा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं और हैप्पीली लाइफ जी सकते हैं। तो जानना बहुत जरूरी है अवेयरनेस के लिए। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In India, like most other democracies in the world, these rights are mentioned in the Constitution. Some rights which are fundamental to our life are given a special status. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी राइट्स हम लोग को हैं, फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार जो हैं, वो स्पेशल स्टेटस पाए हुए हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छे से रिटन है, सब कुछ उसमें मेंशन किया गया है।
दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। वी हैव ऑलरेडी रेड इन चैप्टर 2 द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 2 में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ चुके हैं और हमने ही तुम्हें पढ़ाया था, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन भी किया था उसमें। इट टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। और उस प्रियम्बल में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या हमारी जो गवर्नमेंट रहेगी वो सिक्योर करेगी सिटीजन्स के इक्वालिटी को, कि सिटीजन्स सभी समान हो, लिबर्टी, उनकी स्वतंत्रता का ध्यान रखेगी, और तीसरे उनको अच्छे से न्याय देगी। फंडामेंटल राइट्स पुट दिस प्रॉमिस इनटू इफेक्ट। दे आर एन इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये उस प्रॉमिस को कि हमारी जो सरकार होगी, जो हमारी गवर्नमेंट होगी, वो इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस का ध्यान रखेगी। तो फंडामेंटल राइट क्या करता है, उसको और अच्छे तरीके से हमें, मतलब और अच्छे तरीके से इन तीनों को, इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस को फोर्स करता है, इनको और अच्छी तरीके से एश्योरेंस प्रदान करता है। You already know our constitution provides for 6 fundamental rights. Can you recall these? तो कह रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। वो कौन कौन से हैं, क्या तुम्हें याद है? तो यहां पर नीचे दिया गया है। What exactly do these rights mean for an ordinary citizens? तो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए ये भाई साहब किस तरीके से लाभदायक हो सकता है? Let us look at this one by one. तो one by one हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आज देखते हैं राइट टू इक्वालिटी। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ठीक है, मतलब कि राइट टू इक्वालिटी में एक होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है कि जो कानून है उसके समक्ष सब लोग बराबर हैं, भले ही वो किसी कास्ट के हों, भले ही किसी रिलीजन के हों, भले ही किसी जेंडर के हों, भले ही किसी कम्युनिटी के हों, इससे कोई भी मतलब नहीं रखा जाएगा। वो कानून के समक्ष सब क्या होंगे? बराबर होंगे, सभी को समान अधिकार मिलेगा। इट मीन्स दैट द लॉज अप्लाइज इन द सेम मैनर टू ऑल regardless of a person's status. This is called the rule of law. इसे कहते हैं rule of law, कि law सबके लिए equally applicable होगा। ठीक है, भले ही वो किसी कम्युनिटी का हो। Rule of law is the foundation of any democracy. डेमोक्रेसी के लिए, एक लोकतांत्रिक राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि वो देश सभी को इक्वली ट्रीट करे। It means that no person is above the law. There cannot be any distinction between a political leader, government official and an ordinary citizen. तो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, पॉलिटिकल लीडर हो या फिर ऑर्डिनरी सिटीजन हो, वो जो रूल ऑफ लॉ है उसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब कुछ ऐसे केसेस मिलेंगे जो कि कहोगे सर कि यहां पर तो देखिए रूल ऑफ लॉ का क्या हुआ है, रूल ऑफ लॉ कंडेम हुआ है, रूल ऑफ लॉ को नहीं माना गया है, पॉलिटिकल लीडर को ज्यादा वैल्यू दी गई है। ठीक है, लेकिन वही आम आदमी को उस प्रकार की वैल्यू नहीं दी गई है। तो एक आध एक्सेप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आइडल कंडीशन कभी भी नहीं हो सकती है। लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ मेंशन है कि सभी को समान मानना चाहिए, भले ही वो बहुत ही ओहदे वाला हो, बहुत ही मतलब फेमस पर्सन हो या फिर आम आदमी हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो उसको भी ध्यान में रखो। लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। एवरी सिटीजन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू अ स्मॉल फार्मर इन अ रिमोट विलेज इज सब्जेक्टेड टू द सेम लॉज। ठीक है, भले ही वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई छोटा सा फार्मर, छोटा सा किसान हो, सभी के लिए वो लॉज क्या हैं? सेम है। नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज जस्ट बिकॉज ही और शी हैपेंस टू बी एन इंपॉर्टेंट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू ईयर्स अगो अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फेस्ड अ कोर्ट केस ऑन चार्जेस ऑफ चीटिंग। तो यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं वो पीवी नरसिम्हा राव की बात कर रहे हैं। तो उन पर एक चीटिंग का, ठीक है, चीटिंग का चार्ज चला था, तो कोर्ट केस हुआ था।
ठीक है, जैसे आम आदमी का कोर्ट केस होता है वैसे उनका भी कोर्ट केस हुआ था, तो वो भी अपना प्राइम मिनिस्टर का काम भी कर रहे थे और साथ ही साथ कोर्ट वाला केस भी लड़ रहे थे। ठीक है, जिस तरीके से आम आदमी बार बार कोर्ट जाता है और अपनी बात रखता है, उसकी तारीख तय की जाती है, इस तारीख को आपको आना है, तो जिस तरीके से काम होता है आम आदमी का, उसी तरीके से इन प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का काम भी हुआ था, वो भी बार बार कोर्ट जा रहे थे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से आम आदमी अपने राइट्स के लिए कोर्ट के चक्कर लगाता है, उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर भी चक्कर लगा रहे हैं। The court finally declared that he was not guilty, but as long as the case continued, he had to go to the court, give evidence and file paper just like any other citizens. Lastly क्या हुआ, कोर्ट ने उन्हें डिक्लेयर किया कि ये निर्दोष हैं, ये निर्दोष हैं, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन तब तक, जब तक ये केस चलता है, तब तक उन्हें कोर्ट जाना पड़ता है, एविडेंस देना पड़ता है, पेपर्स, सबूत वगैरह देने पड़ते हैं, जैसे और सिटीजन्स देते हैं। दिस बेसिक पोजीशन इज फर्दर क्लैरिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्पेलिंग आउट सम इम्प्लीकेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो हमारी राइट्स है, इसको और कॉन्स्टिट्यूशन में और अच्छी तरीके से इंप्लीकेशन किया गया और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी, किस किस बेसिस पे, कि उसका रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, वो किस कम्युनिटी से आता है, क्या उसकी जाति है, क्या उसका जेंडर है, किस स्थान से वो पैदा हुआ है, इस सब बातों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी हद तक नहीं होगा, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। एवरी सिटीजन शैल हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल्स एंड सिनेमा हॉल्स। सिमिलरली देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शंस विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, playgrounds and places of public resorts maintained by government or dedicated to the use of general public। तो जो भी हमारे शॉप्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, इस पे सभी पीपल्स का अधिकार होगा। कोई भी सार्वजनिक वेल है, पब्लिक वेल्स है, मतलब कुआं है या टैंक है, बाथिंग घाट है जहां पे लोग नहाते वगैरह हैं, तो वो सब चीजों को पूरी की पूरी जनता क्या कर सकती है, यूज कर सकती है, उसका उपभोग कर सकती है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो प्राइवेट किसी का नल है, वेल है, तो वहां पर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि भाई साहब इसमें हमको पानी भरना है। ठीक है, वो तभी भर सकते हो जब वहां का मालिक तुम्हें अलाउ करे। तो पब्लिक और प्राइवेट में अंतर समझना, ये नहीं कि हमने कह दिया है किसी की कार जा रही है तुरंत उसमें तुम बैठ जाओ। ठीक है, वो पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इस बात का ध्यान रखना। वैसे रख रही होगी, इट इज क्वाइट अ जोक। दिस माइट अपीयर वेरी ऑब्वियस बट इट वॉज नेसेसरी टू incorporate these rights in the constitution of our country, where the traditional caste system did not allow people from some communities to access all public places। कह रहे हैं कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट टू इक्वालिटी जो कॉन्सेप्ट है, इसका रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो अपने भारत की संस्कृति में बहुत पहले हुआ करता था, तो इसमें क्या था कि कुछ कम्युनिटीज थी, वो उनको अलाउ नहीं होता था कि वो पब्लिक प्लेसेस में चीजों को एक्सेस कर सकें, चीजों को यूज कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखना इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। आगे, द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू द पब्लिक जॉब्स। ऑल सिटीजन्स हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं जब पब्लिक जॉब्स की बात होती है, सरकारी नौकरियों की बात होती है, तो उसमें भी लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें भी समान अधिकार दिए जाते हैं। अब बात होगी सर रिजर्वेशन कुछ दिया जाता है, तो रिजर्वेशन भाई साहब क्यों दिया जाता है, इसी इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, तो इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। तुम कहोगे सर किसी को ज्यादा अधिकार देकर के किस तरीके से इक्वालिटी
प्रमोट हो रही है, ये बताइए। तो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको पहले समझते हैं। नो सिटीजन्स शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और मेड इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड मेंशन्ड अबव। ये तो कौन कौन से ग्राउंड्स हो जाएंगे, वही रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, उस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि हम इसको नौकरी देंगे, इसको नहीं देंगे। यू हैव रेड इन चैप्टर 4 दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। कह रहे हैं चैप्टर 4 में हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराती है एससी, एसटी और ओबीसी को। Various government have different schemes for giving preference to women, poor or physically handicapped in some kind of jobs। कह रहे हैं कुछ ऐसी नौकरियां निकलती हैं जिसमें वुमेन को या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको क्या किया जाता है, उनको वरीयता दिया जाता है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है नौकरी में। आर दिस रिजर्वेशन अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी। अब यहां पर वही सवाल उठता है कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है क्या इससे इक्वालिटी जो हो रही है वो प्रमोट नहीं हो रही है, उसके अगेंस्ट है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये रिजर्वेशन दे करके इक्वालिटी क्या हो रही है, प्रमोट हो रही है। ये मत सोचो कि इक्वालिटी की बात यहां पर अब नहीं होगी, हो रही है। दे आर नॉट, फॉर इक्वालिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट नो मैटर व्हाट दे नीड। इक्वालिटी का यह मतलब नहीं होता है कि सभी को हम एक जैसा ट्रीटमेंट दें। अब जैसे कि यहां ट्रीटमेंट वर्ड आया है, तो मान लीजिए कि आपका सिर दर्द कर रहा है, आपका सिर दर्द कर रहा है और हमारा पैर दर्द कर रहा है। अब सामने वाला हमको ट्रीटमेंट देना चाहता है, इक्वली ट्रीटमेंट देना चाहता है। तो तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, हमारा पैर दर्द कर रहा है, अगर वो दोनों लोगों के पैर की दवा दे देगा, पैर की दवा क्या, पैर मतलब मालिश करने लगेगा, तो पैर हमारा भी मालिश कर रहा है, पैर तुम्हारा भी मालिश कर रहा है, हमारा दर्द तो सही हो गया, लेकिन तुम्हारा दर्द सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिक्कत तो सिर में थी ना। उसी तरीके से अगर मान लो वो सिर की मालिश करने लग जाए, तुम्हारी भी हमारे भी, तो तुम्हें आराम मिल जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। तो इक्वालिटी हो रही है यहां पे? तो बिल्कुल नहीं। तो ट्रीटमेंट कैसा दिया जाता है, जैसी जिसको दिक्कत रहती है। यदि तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, तुम्हारे सिर की मालिश, हमारा पैर दर्द कर रहा है तो हमारे पैर की मालिश, यहां पर इक्वालिटी की बात, ठीक है। तो अलग अलग ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट देंगे तब इक्वालिटी प्रमोट नहीं होगी। डिफरेंट ट्रीटमेंट, जिसको जैसी आवश्यकता है। इक्वालिटी मींस गिविंग एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव whatever one is capable of. Sometimes it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal opportunity. This is what जॉब रिजर्वेशन डू। यही चीज जॉब रिजर्वेशन करते हैं। जो SC, ST, OBC को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाता है तो उनकी आवश्यकता है, ठीक है। Just to clarify this, the Constitution says that reservation of this kind are not a violation of the right to equality. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इनको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो ये कोई वायलेशन नहीं हो रहा है हमारे राइट टू इक्वालिटी का। थोड़ा सा ही बचा है, पूरी तरह से कंसंट्रेट रहिए, एक आध पैराग्राफ और बचा है। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड टू सोशल लाइफ एज वेल। ठीक है, सोशल लाइफ में भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन की जो हमारी प्रिंसिपल है वो भी क्या कर रही, प्रमोट हो रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस वन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ये ट्रेडिशनल जो हमारा था, ट्रेडिशनल इंडिया, उसमें अनटचेबिलिटी बहुत थी, छुआछूत लोग मानते थे। एंड क्लियरली डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू पुट एन एंड टू इट। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। Untouchability here does not only mean refusal to touch people belonging to certain caste, it refers to any belief or social practice which looks down upon people on account of their birth with certain caste labels. तो छुआछूत क्या होता था, अनटचेबिलिटी क्या होती थी, पहले ये समझ जाओ। उसमें क्या होता था, कोई भी पिछड़ी जाति का, कोई भी नीची जाति का किसी भी तरीके से ऊंची जाति के ऑब्जेक्ट्स को, उनकी चीजों को छू नहीं सकता था। यदि वो छू लिया तो उसको हार्डली पनिश किया जाता था, बहुत ही ज्यादा तगड़ी पनिशमेंट उसको मिलती थी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अनटचेबिलिटी को किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे छुआछूत प्रमोट हो सके। इसको
इसको पूरी तरीके से रिफ्यूज करना है, खत्म करना है, ठीक है। और ये सिर्फ टच करने का मामला नहीं होना चाहिए, ये किसी भी ऐसी बिलीफ को या सोशल प्रैक्टिस को भी हमें क्या करना है, कंडेम करना है, उसको रिफ्यूज करना है, उसको बंद करना है, जिससे कि लोगों के बीच में ये अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ऑन अकाउंट ऑफ दियर बर्थ विद सर्टेन कास्ट लेबल, कि वो किसी भी जाति में पैदा हो गए हैं तो उनके दिमाग में ये सोच रहे अरे हम पिछड़ी जाति के हैं, हम ऊंची जाति के साथ बैठ नहीं सकते हैं, खा पी नहीं सकते हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें रिफ्यूज करना है, ये लोगों के मेंटेलिटी से इसको हटा देना है। सच प्रैक्टिस डिनाइज देम इंटरेक्शन विद अदर्स और एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एज इक्वल सिटीजन्स। अगर ये मेंटेलिटी लोगों के अंदर रहती है तो उनको अंदर ही अंदर क्या होता है, पब्लिक प्लेसेस पे उनको जाने का मन नहीं करता है। ये लोग सोचते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी अ पनिशेबल ऑफेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस की तरीके से ट्रीट करता है। अब तुम्हारा काम क्या रहेगा, यहां पर एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करना, समझना और हमें बताना और उसके बाद यहां पे मेनी फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्कस की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा काम रहेगा। और बीच बीच में अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं जैसे यहां पर है, तो इसको जरा सा रीड करना, समझना, और भी अगर कहीं ये है, ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत देख लेना। कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। यदि हमारी वजह हमारी हमसे थोड़ी गलती हो गई है, हम नहीं देख पाए हैं, तो उसको तुम देख करके समझ करके हमें बताना। तो अब तुम्हारा काम क्या रहेगा, ये सारे क्वेश्चंस वगैरह कर लेना। दूसरा काम, जितना भी हमने पढ़ाया है उसकी रीडिंग, रिकॉर्डिंग, एक्सप्लेनेशन की करके हमारे पास भेज देना। बस इतना तुम्हारा काम रहेगा। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।